नाजरीन आदाब। शख्स से शख्सियत बनने तक का सफ़र आसान नहीं होता। न जाने कितनी रातों की नींद और कितने दिन का सुकून खोना पड़ता है। कितने अरमानों का गला खुद अपने हाथों से घोटना पड़ता है। कितनी मेहनत और कितने जद्दोजहद करने के बाद इंसान एक काबिल एहतराम और काबिल कदर मकाम तक पहुंचता है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जिन्होंने न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरी मुराद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के जमा साल असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब मोहम्मद हारून साहब। इनके सिलसिले से बता दूं कि हारून साहब जहाँ एक मेहनती, लायक और काबिल एहतराम ऑफिसर हैं, वहीं पे अदब, समाज, तालीम और सियासत पर भी गहरी नज़र रखते हैं। हारून साहब एक दर्दमंद दिल रखने वाली शख्सियत का नाम है, जिनका दिल मिल्लत के लिए, मुल्क के लिए धड़कता है। आइए उन्हीं से मुलाकात करते हैं। तो सर, मंच टुडे में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। सर, आप आसनसोल के तो नहीं हैं, तो आपकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई, जरा इस सिलसिले में बताएं। मेरी पैदाइश कोलकाता में हुई और 3 अक्टूबर 1987 में हुई। तोपसा का रहने वाला हूँ। उसके पहले और दीगर जगहों पे मेरे क़याम रहे। वालिद जो मेरे, अल्लाह उनको सेहतयाब ज़िंदगी दें, एक ड्राइवर थे प्राइवेट कंपनी में, तो उसी सिलसिले में इधर उधर भटकना होता था। मदरसा आलिया से मैंने तालीम हासिल की, कलकत्ता मदरसे से। क्लास 12 तक वहीं रहा। फिर बंगोबासी इवनिंग कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। 10 साल की मुद्दत मैंने कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में गुजारी और अभी मैं पुलिस सर्विस में हूँ। तो सर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आने का ख्याल कैसे हुआ? एक हादसा था। 2 साल मेरा बर्बाद हो चुका था एचएस के बाद। बुनियादी तौर पे कहूँ तो मिसगाइडेंस का एक कीमत चुकानी पड़ी थी मुझे। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया और बैक टू बैक कई एग्ज़ाम्स में क्वालिफाई करता गया। पहली मुलाजमत मुझे केएमसी से ऑफ़र की गई तो मैंने ज्वाइन किया। वहाँ पर जो कमिश्नर लफ्ज़ है, मैंने पहले फ़िल्मों के बाहर वहीं पे देखा था। मेरी पोस्टिंग डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर के ऑफिस में ही हुई थी। तो वहाँ से एक शौक़ उठा कि कोशिश की जा सकती है। इसी दौरान मैं महिंद्रा बैंकिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा था, तो WBCS का पैटर्न चेंज हुआ। मुझे लगा कि CGL में क्वालिफाई कर ही रहा हूँ तो शायद ये भी आसान हो जाए। तो आसान तो नहीं था, क्योंकि मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह डिफरेंस था, लेकिन चूँकि कदम बढ़ चुके थे तो लगा रहा। और वहीं से ये ख्याल आया कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाया जा सकता है। अब अगर सही तौर पे कहूँ तो ये शौक़ नहीं था, ज़ाती शौक़ नहीं था। मुलाजमत करते करते ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अब शायद मैं कर सकता हूँ। तो इब्तदाइया में मेरा रुझान जो था वो WBCS या एग्जीक्यूटिव की तरफ था, लेकिन कुछ ऐसे मामलात गुजरे जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं, अब पुलिस में आना ज़्यादा ज़रूरी है। सर, आसनसोल में पोस्टिंग कब हुई आपकी? आसनसोल में मेरी पोस्टिंग हुई 10 मार्च 2025 को। तो आप मेट्रो सिटी कोलकाता से ताल्लुक़ रखते हैं और आसनसोल द सिटी ऑफ ब्रदरहुड कहलाता है सर। तो कलकत्ते से ब्रदरहुड सिटी का सफ़र कैसा लगा आपको? ये सफ़र बहुत अच्छा है और दिली तौर पे कहूँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं होता है, किसी तरह से भी नहीं होता है, चाहे वो कल्चरल मामले में कहें या मुहिबाना मामले में कहें। तो मुझे आसनसोल कलकत्ते की मतलब याद नहीं दिलाती है। इस ज़िम्न में मैं कह रहा हूँ कि मुझे कलकत्ता, जो इसके पहले जहाँ मैं पोस्टेड था बालूरघाट में, कलकत्ता हर शाम याद आता था मुझे, यहाँ नहीं आता है। ज़ह नसीब। इसका मतलब है सर कि आसनसोल वालों से आपको प्यार मिला है? बिल्कुल, आसनसोल वालों से प्यार मिला है, सब जगह से प्यार मिला है, लेकिन आसनसोल वालों का प्यार मुझे याद रहेगा। सर, एक पर्सनल सा सवाल ये हो रहा है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं सर। अगर ऐसा कोई करिश्मा हो जाए और आपको एक दिन के लिए
आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट का सीपी बना दिया जाए, पुलिस ऑफ कमिश्नर बना दिया जाए, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे आप? ये करिश्मा मतलब एक दिन में कुछ होता नहीं है, ये सब किताबी बातें हैं, फिल्मों में अच्छा लगता है। एक दिन में कुछ होगा तो नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरी कोशिश यही हुई कि पुलिस का एक हिस्सा जो मेरे हिसाब से वो अदब से जो टूट चुका है उसको जोड़ने की कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि क्योंकि मेरा ये ज़ाती तौर पे ये जो तजुर्बा रहा है कि इस नौकरी में आने के बाद सबसे पहले जो आदत छूटती है वो पढ़ने की आदत छूट जाती है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई ऐसी वजह पैदा कर सकूँ कि लोग वापस थोड़ा इस नौकरी के साथ साथ पढ़ाई की तरफ भी बढ़ें, क्योंकि पढ़ाई इकलौती चीज़ है जो सुकून देती है, जहनी सुकून, कल्बी सुकून जो भी कहें। वो टीवी मोबाइल ठीक है वक्ती तौर पे चल जाता है, लेकिन सुकून नहीं है, वो एक अल्टरनेटिव है। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक ऐसी वजह बन पाऊँ या बना पाऊँ कि थोड़ी सर्विस से वक्त निकाल के लोग पढ़ाई की तरफ मतवज्जो हो सकें। बड़ी अच्छी बात है सर। सर, एक मसला है, बिलखुसूस मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ कि कभी ये तहरीक चलाई गई, तालीमी बेदारी तहरीक, तालीम निस्वां की तहरीक, बहुत हद तक वो तहरीक कामयाब भी हुई। लेकिन सर आज एक मसला हो रहा है कि उस तहरीक की कामयाबी से तालीम निस्वां में हमारी बच्चियां तो काफ़ी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन तालीम मर्दा अगर मैं कहूँ तो बच्चे कहीं ना कहीं तालीम के लाइन से पिछड़ते चले जा रहे हैं। मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। तो सर ये एक बड़ा मसला हो रहा है, लगता है कि इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा डिसबैलेंस होने जा रहा है समाज में। इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? अगर आप स्टैटिस्टिक्स के तौर पर देखें तो उर्दू वालों के साथ साथ हिंदी वालों का भी वही मामला है, और ज़्यादातर मामला बिगड़ता है जो प्राइवेट स्कूल में जा नहीं पाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में फिर भी एक ज़हनी तौर पे तैयारी हो जाती है कि हम पढ़ लेंगे, कुछ कर लेंगे। लेकिन सरकारी स्कूलों का जो हाल है, असातिज़ा की कमी और बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी की वजह से बच्चे वो जो जाज़बियत होती है तालीम से वो नहीं पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ जो मामला है मेरे हिसाब से वो है उर्दू बेल्ट वालों के साथ अक्सर। अब उर्दू स्कूल में असातिज़ा नहीं है, जो असातिज़ा हैं वो शायद अपने स्कूल के बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं देखते हैं, तो उनकी फ़िक्र भी वैसी नहीं रही है। और तीसरी चीज़ है कि जो सबसे अहम है वो किसी भी बच्चे के लिए हो, वो है गाइडेंस। जब हम पढ़ते हैं या हम किसी सफ़र पे निकलते हैं तो मंजिल का पता होना बहुत ज़रूरी है। इसकी मैं एक बड़ी अच्छी मिसाल जब मैं पढ़ाता था तो मैं इस तरह देता था कि फ़ुटबॉल जो खेलता है उनका मकसद होता है कि गोल करना। बॉल आपके पैर के पास आया और आप गोल करेंगे, आप लेके दौड़ना शुरू करें, मैदान के एक सिरे से दूसरे सिरे, दूसरे सिरे से तीसरे सिरे आप गए और आपको गोल करने का मौका नहीं मिल रहा है, वो इसलिए कि आपको गोल पोस्ट दिख ही नहीं रहा है। तो गलती ये नहीं है कि आप दौड़ रहे हैं, गलती ये है कि दौड़ने से पहले आपको वो गोल पोस्ट देखना चाहिए था, वो उसमें कहाँ है भी कि नहीं। तो इन बच्चों के साथ, जिसका शिकार मैं खुद भी रहा हूँ, इसलिए मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं इनके पास जो सबसे बड़ा मसला है वो है गाइडेंस का। अगर गाइडेंस रहेगा तो उनमें जज्बा पैदा होगा, आपके अंदर जज्बा ही नहीं होगा तो आप पढ़ेंगे क्यों। लड़कियों के साथ जो हम ये कहते हैं कि तालीम निस्वां में तरक्की हुई है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि समाजी जहनीत बदली नहीं है अभी तक, एक कैद है, उस कैद का वो फ़ायदा उठा रही हैं। बाहर में चकाचौंध जो चीज़ें हैं उनमें वो बहक नहीं रही हैं, लड़के आराम से घर से निकल जाते हैं, बहक जाते हैं। तो ये वालिदैन का भी एक बड़ा रोल है इसमें कि अपने लड़कों पे कंट्रोल करें, कंट्रोल इस तरह करें कि थोड़ा वक्त उनके साथ बैठें। जिस सख्ती में लड़कियों पे नज़र रखी जाती है, अगर लड़कों पे रहे तो शायद वो भी उतना ही अपने अंदर मादा रखते हैं। लेकिन दो तीन चीज़ें हैं जो मैं फिर से वही कहूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि स्कूल से वो चीज़ शुरू होती है कि स्कूलों में अगर उनके अंदर वो जज्बा ना पैदा करा जाए तो वो क्यों पढ़ें। और आखिर में मेरा ये मानना है कि समाज में हमारे जैसे जो लोग हैं जो किसी एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं, मुकाम सभी अच्छे हैं, मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया है कि काम सभी अच्छा होता है, लेकिन समाज इस बात से शायद इत्तेफाक नहीं रखता है, वो ओहदे के हिसाब से काम को देखते हैं।
तो मेरा यह मानना है कि जो लोग ऐसे ओहदों पे पहुंच गए जिनको समाज दूसरी अच्छी निगाह से देखती है, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जब इस ओहदे पे पहुंचे तो उन बच्चों से मिले, ताकि ये बच्चे अपना एक रोल मॉडल डिसाइड कर सकें, उनसे सवाल करें, उनसे बातें करें, उनसे पूछे कि मेरे साथ ये परेशानी है तो इसका हल क्या है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अक्सर उर्दू मीडियम बच्चों के साथ तो मसला है इसमें। सर अभी आपने कहा कि आपने 10 साल तकरीबन पढ़ाया भी है, तो किस स्टैंडर्ड को और किस तरीके की पढ़ाया आपने? 10 साल तो मैंने सिर्फ कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स को ही पढ़ाया है। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बैंक्स में मेरा रुझान बहुत कम था तो मैंने कम ही पढ़ाया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड डब्ल्यूबीसीएस के कैंडिडेट्स को मैंने ज़्यादातर पढ़ाया है। उसके पहले मैंने स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया था। 2 साल मैंने हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाया था, मैथ्स पढ़ाया था। उसके पहले मैं माध्यमिक लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा रुझान प्राइमरी से लेकर आप कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स तक मैंने पढ़ाया है। इसका मतलब है कि सर आपका बैकग्राउंड साइंस रहा है? पेपर पे तो साइंस था, लेकिन मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था साइंस का। तो नहीं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि भाई केमिस्ट्री पढ़ाया मैंने, इसका मतलब है साइंस बैकग्राउंड है। तो साइंस का बैकग्राउंड रखने वाले हारून साहब, एसीपी साहब, आप जिस पेशे में हैं सर, ज़ाहिर सी बात ये पुलिस का पेशा आमतौर पे इसे बड़ा सख्त मिजाज पेशा माना जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आपके अंदर शायरी का जरासीम भी हैं जो बड़ा नर्म नाजुक एहसास का नाम है। तो एक सख्त मिजाज शख्स किस तरह से एक नर्म नाजुक पेशे की तरफ, बल्कि मैं कहूँ कि शौक़ की तरफ बढ़ता है, शायरी की तरफ बढ़ रहा है? मैं थोड़ी अपनी बात में तरमीम कर दूं कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, लेकिन मैं हिस्ट्री पढ़ाता था। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बचपन से हिस्ट्री रहा है। मैं पॉलिटी पढ़ाता था, मैं मैथ पढ़ाता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे सब्जेक्ट्स पे कमांड बहुत अच्छे थे। तो मतलब सब्जेक्ट्स के हिसाब से ये डिसाइड करना कि थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ठीक है वो पढ़ा हम लोगों ने साइंस, अलग चीज़ है, और मेरा ये मानना है कि जानकारी लिमिटेड नहीं है। वो एक करिकुलम है जिसमें बच्चों को साइंस, आर्ट्स एंड डिवाइड कर दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली कि अब वो जहनीत में चेंज कर दिया है कि साइंस वाले समझते हैं कि आर्ट्स वाले अच्छे नहीं हैं, आर्ट्स वाले समझते हैं कि हम जो है इन्फीरियर हो चुके हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, मिस गाइडेंस ये है कि आप बच्चों को ये नहीं बता रहे कि आप जो पढ़ रहे हैं ये एक सर्टिफिकेट के लिए है, आपकी काबिलियत ये सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों से जानता हूँ जो मेरे खुद के स्टूडेंट्स से जो उर्दू ऑनर्स कर रहे हैं, मैंने उनको बोला कि तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी उर्दू बड़ी अच्छी, जबकि मेरी उर्दू बड़ी ख़राब थी तब। तो सर्टिफिकेट एक अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ जो आपने कहा कि शायरी का जो उनसुर है, शायरी का उनसुर मतलब वो टूटा फूटा जो होता है ना, वो है। शायर कहना मुनासिब नहीं है, ये नाइंसाफ़ी है शायरी के साथ। और दोस्त यार थे नहीं। शायरी कुछ इस तरह से हुई कि कह सकते हैं कि जब कोई आपके साथ नहीं हो तो आप किसी से तो बात करेंगे, तो खुद से बात करना शुरू कर दिया। तो मेरी शायरी जो भी थी, अब तो वो ना के बराबर है, अब मैं लिखता भी नहीं हूँ। तो उस वक्त क्या था, कभी ख़याल हुआ कुछ, तो ख़याल आया तो लिखा गया। जैसे मैं कभी नज़्म नहीं लिख पाता था, लेकिन एनआरसी के दौरान मैं पता नहीं उस वक्त 3-4 नज़में मैं बड़े लिख पाया। तो बस इसी तरह ख़याल आया हो गया, फिर कभी ख़याल आएगा, इंशाल्लाह आप लोग की दुआएं रही तो फिर से देखा जाएगा उसको। यही है। नाज़रीन, ऐसा कहा जाता है कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। उर्दू बोलने वाली शख्सियत जनाब हारून साहब, मैं चाहूँगा कि सर एक शेर तो आप ज़रूर हमारे नाज़रीन के लिए कह दें। एक शेर, कौन सा शेर कहूँ जो आपका पसंदीदा? मैं एक शेर, एक शेर ही कहता हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए वो लिखा है कि मैं ये समझा था कि मैं हूँ तो है मोहब्बत की मिसाल, तुमको देखा तो ये जाना कि मोहब्बत क्या है। क्या बात है सर। सर एक आखिरी सवाल, मुस्लिम नौजवानों को ख़ासकर आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं मुस्लिम नौजवानों को वही पैगाम दूंगा जो मेरे अजदाद ने या उनके अजदाद ने या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। पढ़िए, और पढ़िए सिर्फ नंबर अख़ज़ करने के लिए मत पढ़िए, पढ़िए अपने आप को पहचानने के लिए, आईने में ख़ुद को देख के फ़ख्र से कहने के लिए पढ़िए कि हाँ मेरे पास
इतना मादा है कि जब दो लोग बात करें तो मैं खड़े होकर जब अपनी बात कहूँ तो लोग कहें कि हाँ इसकी बात सुननी है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जिस दिन आप पढ़ेंगे उस दिन आप अपने आप में एक नया इंसान देखेंगे और फिर दुनिया को एक नया इंसान मिलेगा इंशाल्लाह। तो नाजरीन, ये थे एसीपी जनाब हारून साहब। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे बातें करके, आपके ख्यालात जानकर और कौम के नाम आपका पैगाम सुनकर। इंशाल्लाह फिर किसी दूसरे मौके पर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।